Though the nature, trees, species, birds, animals, these are not regarded as living thing from the point of literature. But if we see, then they are also having their life cycle and lifespan same as the human being. So this comparison has made many times by the poet in the form of poem and chapters. The same kind of comparison and similarity we are going to see in the upcoming poem, that is The Tree, written by Adrian Rich, that is from the first five, poem number 8. We'll see line by line explanation of this poem with the poetic devices, and at the last we'll discuss some question answer, and I'll provide you the word meanings and summary. So let's start. First, Adrian Cecil Rich was an American poet. This is the full name, ये इनका full name है, Adrian Cecil Rich. एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट, ये कौन थी? पोइट थी, एसेइस्ट थी एंड फेमिनिस्ट थी। पोम लिखती थी, एसेज लिखती थी, और उनकी जो राइटिंग्स थी वो फेमाइन रिलेटेड, मतलब वुमेन से रिलेटेड राइटिंग्स उनकी रहती थी। शी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोइट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती थी इनकी राइटिंग्स 20th हाफ सेंचुरी में। सेकेंड हाफ जो थी 20th सेंचुरी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइट के तौर पर ये जानी जाती थी। She was credited with bringing the oppression of the women and lesbians to the forefront of the poetic discourse. इनको एक श्रेय जाता है, इनको मतलब माना जाता है कि हाँ, everybody is contributing him for the oppression of women. जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो टॉर्चर हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है वुमेन की तरफ और लेस्बियन की तरफ, सेम सेक्स की तरफ जो हो रहा है ऑपरेशन, उसको इन्होंने पोइटिक डिस्कोर्स में लाया सामने। मतलब पोइटिक डिस्कोर्स पहले यही होते थे, रोमांटिक एरा या इस तरह के इमोशनल एरा, पैथेटिक एरा, इस तरह की जो चीज राइटिंग्स लिखी जाती थी नेचर के ऊपर, देन इसके रोमांस के ऊपर, अलग अलग इमोशंस के ऊपर जो लिखी जाती थी, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, इन सब के अलावा जो पोएम थी वो लिखी जाने लगी ऑपरेशन रिलेटेड टू वुमेन एंड लेस्बियन। इसके ऊपर भी जो राइटिंग आती थी वो सबसे पहले किसने लिखी? वो लिखी थी एड्रियन सिसिल रिच ने, और इसी के लिए इनको इनका श्रेय जाता है। शी वॉज बॉर्न ऑन 16th May 1929 एंड डाइड ऑन 27 March 2012। तो अभी रिसेंटली ही इनकी डेथ हुई है। चलो अब इनकी लिखी हुई पोम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। Adrian Rich, The Trees is a nature poem. Forest is the natural habitat of the trees, birds, and insects. In the absence of the tree in the forest, the ecological balance will be disturbed. In the poem, the poetess has personified the nature. Man has confined nature within his four walls. Man has uprooted trees and kept them in the modern artificial glass house. But nature can't be subdued for long. The trees struggle to break the artificial borders. Now they became free, breaking all the bondages and move towards their natural habitat. The forest, only there they can grow to the natural vastness, grandeur, and dimensions. The poetess tries to convey that, like human beings, trees also need freedom. They can get their natural growth and freedom when they are in the forest and not in the artificial house made by the human being. तो सेंट्रल आइडिया है इसका, ये एक नेचर बेस्ड पोएम है जिसमें ट्रीज, बर्ड, इंसेक्ट जो क्रीचर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट में या अपने ओपन एरिया में, उनके लिए जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो उसमें रहते हैं, उसमें ग्रो करते हैं, और वही उनका डिस्टर्ब किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग के थ्रू। इस पोइम में पोइटेस बताती हैं और उन्होंने पर्सोनिफाई किया है नेचर को। पर्सोनिफाइड मतलब उन्होंने ट्रीज, बर्ड और प्लांट्स, इन सबको ह्यूमन क्वालिटीज़ के दी हैं और उसके फॉर्म में शो किया है। जो मैन है वो कन्फाइंड नेचर में रहते हैं। कन्फाइंड आप बोल सकते हो लिमिटेड, उनका लिमिटेड एरिया है कि भाई हमको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, और वो है हमारी 4 वॉल्स। कोई भी हमारा वर्किंग प्लेस हो, रेजिडेंशियल प्लेस हो, ठीक है, हमारा एंटरटेनमेंट का प्लेस हो, सब कन्फाइंड है। मैन है वो, उन्होंने ट्रीज को अपरूट किया, मतलब जो उनका नेचुरल इकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट था वहाँ से उन्होंने पेड़ों को उखाड़ कर और आर्टिफिशियल ग्लास हाउसेस बना दिए, जहाँ पे वो अपनी तरह से वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्री स्ट्रगल करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट।
ट्रीज आर नेचुरल, ये नेचुरल चीज़ है जहाँ पे उनको हर चीज़ आर्टिफिशियली दी जा रही है। आर्टिफिशियल बाथर्स मतलब उनको पानी भी आर्टिफिशियली दिया जाता है। जब चारों तरफ से कवर्ड होगा ग्लास हाउस तो वहाँ पे रेन भी नहीं आ सकती, आर्टिफिशियली तौर पे उनको पानी दिया जा रहा है, जो उनको नेचुरल वाटर है, रेन वाटर, वो नहीं मिल पा रहा है। दे बिकेम फ्री, ठीक है। वो कब फ्री होंगे? जब वो इन बॉन्डेज को इस बॉन्डेज को ब्रेक करेंगे और अपने नेचुरल हैबिटेट में आएंगे। वो नेचुरल हैबिटेट क्या है? वो है फॉरेस्ट। तभी वो नेचुरल और बहुत हैप्पीली वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनको नेचर की क्या चाहिए? वास्टनेस चाहिए, ग्रैंडनेस चाहिए और डायमेंशंस चाहिए। वास्टनेस मतलब इतना ह्यूज होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, दैट इज नॉट इन एनी कन्फाइंड, एंड लिमिटेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। ग्रैंड्योर मतलब बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट, शानदार। फॉरेस्ट की तो मतलब दे आर इन द अनलिमिटेड एरिया, दे कैन ग्रो देमसेल्फ, हर डायमेंशंस में होते हैं, हर डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पर पोइटिस ने ये कन्वे करने का कोशिश किया है कि जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको भी फ्रीडम चाहिए, उसी तरह से जो ट्रीज़ हैं उनको भी फ्रीडम चाहिए। वो अपनी नेचुरल ग्रोथ में ही खुश रह सकते हैं जब वो फ्रीडम में हो, और जब वो कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं, ना कि किसी आर्टिफिशियल हाउस में जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से ट्री को पोर्ट्रे किया है ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज़ में। जो जो ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए, ट्रीज़ को भी वही चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ट्रीज़, प्लांट, ये सारी चीज़ों को नॉन लिविंग रिगार्ड करते हैं, बट इसमें पोइटस ने ट्रीज़ और इन सब चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब ह्यूमन क्वालिटीज़ में ट्रीज़ को पर्सोनिफाई किया है कि ट्रीज़ को पता है कि उनका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, वो है फॉरेस्ट। तो जितने भी ट्रीज़ हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। इनसाइड मतलब जो ह्यूमन ने उनको कन्फाइंड करके रखा है, कन्फाइंड इन द वॉल, ठीक है, कन्फाइंड इन द वॉल, ग्लास हाउस में रखा हुआ है उनको, ठीक है। तो जहाँ पे कन्फाइन किया है वो निकल कर जा रहे हैं, वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वो खुले में जा रहे हैं। यहाँ पे एक तरह से उन्होंने ट्री को फीमेल से भी कंपेयर किया है, ठीक है। फीमेल क्वालिटी बताइए कि जैसे कि औरतें हैं वो भी अपनी वॉल छोड़कर बाहर जा रही हैं, मतलब एजुकेशन के बारे में बात की कि अब आजकल की जो वुमेन है वो एजुकेटेड हैं, वो भी अपने घरों की बाउंड्री से बाहर जा रही हैं टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जो फॉरेस्ट है वो पहले कैसा था? खाली था, जहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं थी, जहाँ पर जो पेड़ों पर बैठी थी कोई भी इंसेक्ट नहीं था जो ट्री के रूट में छुप सकता था, कोई भी ऐसी सन रे नहीं थी जो बड़ी हो। इट्स फीट इन शेडो, यहाँ पे इट्स किसके लिए आया है? ट्री के लिए। ट्री की फीट यानी कि रूट में वहाँ की शेडो छुप सके, मतलब जब सन की रे पड़ती है तो वो बरी इज कॉल्ड दफन हो जाती है, नीचे चली जाती है। जब सन की रे आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी? जब ट्री होता है वो रूट में चली जाती है, दैट्स वाई द ट्री इज गिविंग अस शेड। वहाँ पर सन की रे नहीं आती है, छाया होती है, क्योंकि उसकी जो रेज है वो नीचे चली गई हैं। तो वो यही बता रहे हैं, पोइट्स यही बता रही हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट है अभी वो खाली था, कोई भी बर्ड नहीं थी, इंसेक्ट नहीं था, कोई भी जो सन की रेज थी वो नहीं थी। लेकिन अब जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, बर्ड्स जा रही हैं, इंसेक्ट जा रहे हैं, सन की रेज भी जा रहे हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट मीनिंग है कि फीमेल जो आज तक कन्फाइंड थी अपने घरों में, अब वो भी बाहर की दुनिया देख रही हैं, एक एक करके। जो आज तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला था वो भी एक्सप्लोर कर रहा है। The forest that was empty all these night will be full of trees by morning. ये रात से मतलब है ये आज का दिन आप मान लो, यस्टरडे मान लो कि आज और कल जो फॉरेस्ट था बिल्कुल खाली था, अब वो ट्रीज से भर चुका है और ये एक नई सुबह है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक विजिलेंस है, सब लोगों में एक तरह की विजिलेंस आई है, एजुकेशनल जो विजिलेंस होती है, जागृति आई है। ट्रीज़ को भी पता है, ट्रीज़ को अगर ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है तो वो जानते हैं कि उनका जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, वो वहीं जा रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट अभी तक खाली था वो अब भर चुका है। सेम ऐसे ही जो फीमेल थी आज तक अपनी वॉल्स के अंदर कन्फाइंड थी, उनको पता चल गया है कि उनके लिए जो दुनिया है वो एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, उनको अपना खुद को आइडेंटिफाई, खुद को रिकग्नाइजेबल प्लेस देना ज़रूरी है। तो वो भी अपने घरों से बाहर जा रही हैं और अब बाहर की दुनिया है जो वो फीमेल से भर चुकी है।
Stanza number 2, all night the roots work to disengage themselves from the cracks on the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff and exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient. यहाँ पे दूसरी चीज बता रही है कि अब रात हो गई है। रात को क्या होता है, रात को भी जो रूट्स होती हैं वो वर्क करती रहती, नई सुबह जाने के लिए, नई सुबह पाने के लिए उनको रात में काम करना पड़ेगा। तो जो ट्रीज हैं उनकी जो रूट्स हैं वो रात को भी वर्क कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, डिसएंगेज कर रही हैं अपने आप को फ्रॉम द क्रैक्स। क्रैक्स किसके हैं, वरांडा फ्लोर। तो जो भी फ्लोरिंग है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे इस तरह से रूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रूट्स हैं, यहाँ पर ट्री है। तो ट्री की जो रूट्स हैं वो अपने आप को वहाँ से वरांडा फ्लोर से अलग कर रही हैं। तो जब वो अलग करती हैं तो यहाँ पे वरांडा फ्लोर में क्रैक आ जाते हैं। जब रूट्स आप निकालोगे, पेड़ को रूट के साथ निकालोगे, तो ऑब्वियसली जिस फ्लोर में, जिस लैंड पार्ट में वो होगा वहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मीनिंग में उन्होंने बोला है डिसएंगेज करना, यानी कि डिसकनेक्ट करना, ठीक है, वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं जितने भी ट्रीज हैं। अब यहाँ पे ट्रीज को अगर हम फीमेल से बात करें तो फीमेल्स क्या कर रही हैं, जिस 4 वॉल में वो कन्फाइंड है वहाँ से अपने आप को अलग कर रही हैं। जो वॉल, जो रूट्स हैं, रूट्स का मतलब उनका जो एक तरह से एग्जिस्टेंस है वो विद इन द 4 वॉल है, कि उनको 4 वॉल के अंदर ही रहना है। अब वो उनको बाहर जाना है तो वो वरांदा यानी कि जो वॉल्स हैं, ठीक है, जो 4 वॉल्स हैं उससे वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रही हैं, वो बाहर जा रही हैं। और उनके बाहर जाने में दिखता है कि हाँ, उन्होंने कितनी हार्ड वर्क से, कितने अपोजिशन से लोगों की कितनी सुनी है, मतलब लोगों की कितनी अपोजिट बातें उन्होंने सुनी हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी, और उस वजह से जो क्रैक्स हैं वो देखे जा सकते हैं कि वो कितने लोगों को खिलाफ निकल कर बाहर आ रही हैं वर्क करने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्ट्रेन इज कॉल्ड, मतलब वो बाहर जा रही हैं, जो लीव है वो स्ट्रेच हो रही हैं। कहाँ स्ट्रेच हो रही हैं, टूवर्ड्स द ग्लास। यहाँ पे ग्लास आया है विंडो ग्लास के लिए, या जो ग्लास हाउस है, जिसमें ग्लास हाउस में जहाँ पे पेड़ रह रहे हैं उसके लिए है, कि जो अब ट्रीज हैं, रूट्स अपने आप को बरामदे से निकाल रही हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, वो अपने आप को ग्लास के साथ स्ट्रेच, मतलब ग्लास से बाहर जा रही हैं, क्योंकि वो लोगों को बाहर जाना है, उनको अपने इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जाना है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, जो स्मॉल ट्विग्स हैं, स्मॉल ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं वो कैसी हो गई हैं, वो स्टिफ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ गई हैं। एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, या टॉयलिंग वर्क आप बोल सकते हो, उससे वो बहुत ज़्यादा अकड़ गई हैं, क्योंकि वो भी एक ट्री का पार्ट हैं, तो उनको भी वहाँ से जाना है। इसीलिए लीव्स हुआ, रूट्स हुआ, जितने भी हैं, ट्विग्स हुआ, वो सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ शफलिंग अंडर द लूप। नाउ लॉन्ग क्रैम्प्ड मतलब जो बिग ब्रांचेस हैं, ठीक है, बिग ब्रांचेस आप बोल सकते हो, उसका ट्रंक बोल सकते हो ट्री का, जो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे जो ब्रांचेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो शफल कर रहे हैं। शफलिंग इज कॉल्ड मूविंग, वो मूव कर रहे हैं अंडर द रूफ। अंडर द रूफ, यहाँ पे रूफ किसका बोला है, अगेन ग्लास हाउस, या जहाँ पे इनसाइड वॉल में उनको रखा गया है। तो ट्रीज का एक एक पार्ट है जो अपने आप को वहां से हटाना चाहता है और बाहर आना चाहता है। वाई, बिकॉज वो उनकी जगह रहने की नहीं है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेरेंट, और वो सब कैसे आ रहे हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो इसमें हमने देखा जो जितने भी ट्री के पार्ट्स हैं, तो वुमेन भी जो हैं अपने एक एक आइडेंटिटी को पहचान रही हैं, वो फैमिली मेंबर्स से, सोसाइटी वालों से और अपने आप से, सबसे लड़कर, सबसे कॉन्ट्रडिक्ट होकर बाहर निकलना चाह रही हैं, बाहर की दुनिया देखना चाह रही हैं, अपने आप को प्रूव करना चाह रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे कि जब कोई पेशेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको डिस्चार्ज किया जाता है, अभी अभी वो डिस्चार्ज हुआ है, तो वो कैसा है, वो हाफ डेज्ड है। हाफ डेज्ड का मतलब हाफ अस्लीप है वो, क्योंकि वो अभी उनको काफ़ी सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, अंडर कंडीशन रखा जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से हाफ अस्लीप है। उनमें दवाओं का नशा है, दवाओं का इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, या किसी तरह की चीज़ होती है जिसका नशा है, अभी वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। तो वो नए जो फीमेल हैं वो उनको इससे कंपेयर कर रहे हैं डिस्चार्ज पेशेंट से। किसको कंपेयर कर रहे हैं, डिस्चार्ज पेशेंट को फीमेल से कंपेयर कर रहे हैं, कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो ऐसा, जो पहली बार जा रही हैं, ठीक है, पहली बार जो घर से बाहर निकल रही हैं, वो अभी हाफ अस्लीप है, मतलब थोड़ी डरी हुई हैं, नर्वसनेस है उनके लिए। कहाँ से बाहर जा रही हैं, वो क्लिनिक डोर से बाहर जा रहे हैं। कौन जाता है, पेशेंट। यहाँ पे फीमेल कहाँ से जा रही हैं, हाउस होल्ड वॉल, जितनी भी हाउस होल्ड
कन्फाइनमेंट है उनका, कन्फाइनमेंट है, जो 4 वॉल्स हैं जहाँ पे वो अभी तक रही हैं वो उससे बाहर जा रही हैं, जैसे कि कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से बाहर जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे बताया गया कि जिस तरह से पेड़ और पेड़ का एक एक पार्ट वो है, वो कोशिश कर रहा है कि उसको अपने फॉरेस्ट एरिया में जाना है सारी चीज़ें छोड़ने के बाद, सेम ऐसे ही जो फीमेल हैं, जो नई हैं, जो आज तक घर से बाहर नहीं निकली हैं, वो भी सभी अपनी सराउंडिंग के लोगों से खुद से लड़कर और बाहर निकलना चाहती हैं, बाहर की दुनिया में आना चाहती हैं। I sit inside doors, open the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines and the sky is still open, the smell of the leaves and lichen still reaches like a voice into the room. अब यहाँ पे आए किसके लिए आया है? आए आया है पोइटिस के लिए, ठीक है, पोइटिस के लिए आया है। एंड्रीन रिच बोलती हैं कि मैं अपने घर में अंदर बैठी हुई हूँ, जो दरवाजे हैं बरामदे के वो खुले हुए हैं और मैं बहुत लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ जिसमें मैं हार्डली मेंशन करती हूँ कि ये जो डिपार्चर है ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, स्कैर्सली इज कॉल्ड हार्डली। मतलब वो यहाँ पे देखा जाए तो जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ को पता है कि उनको बाहर जाना है, लेकिन वो कि ये चीज़ किसी को बताना नहीं चाहते। सेम ऐसी जो फीमेल हैं वो अब किसी की भी परवाह नहीं करेंगी। हाँ, अगर कोई उनकी नहीं सुनना चाहता है तो शी विल ऑल डिपिक्ट ऑल द फीलिंग्स, ऑल द थॉट्स, ऑल द डिज़ायर्स इन द फॉर्म ऑफ द लेटर। वो लेटर में लिखेंगी लेकिन हार्डली मेंशन वो कर सकती हैं। डिपार्चर इज कॉल्ड जाना, कहाँ पर? फॉरेस्ट को जाना फ्रॉम द हाउस। अपने घर में बैठी हुई हैं, बरामदे में दरवाजे खुले हुए हैं और वो लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं। लेटर्स में क्या लिख रही हैं? वो अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को पोर आउट कर रही हैं। वो नहीं लिखना चाहती, वो हार्डली मेंशन करती हैं कि ये जो डिपार्चर है, ये क्यों जाना है घर से और बाहर की तरफ। मतलब यहाँ पे अगर ट्री का देखा जाए तो ट्री भी बाहर जाना चाहते हैं, जो विमेन हैं वो भी बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन वो हार्डली ये चीज़ें लिख रही हैं। और जो नाइट है वो फ्रेश है, वो कैसी है? फ्रेश है। और जो होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, यहाँ पे मून को सिमिलैरिटी दी गई है फीमेल से, कि जैसे मून होता है वो शाइन करता है रात में, अंधेरे में मून की शाइन आती है, वैसे ही जब फीमेल हैं दे गॉट द कॉन्फिडेंस टू गो आउट एंड फेस दिस वर्ल्ड। सेम ऐसे ही उनकी चमक दिखाई दे रही है क्योंकि जो स्काई है वो अभी ओपन है। स्काई इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि किसके लिए? ये फीमेल के लिए है कि जो बाहर की दुनिया है वो उनके लिए खुली हुई है। बस क्या बाकी है? उनका वहाँ जाना बाकी है, उनको वहाँ पे लोगों को फेस करना बाकी है, दुनिया को जानना बाकी है। सेम ऐसे ही जो ट्रीज़ हैं वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने फॉरेस्ट में जाना है, उनके लिए फॉरेस्ट के दरवाजे खुले हैं, फॉरेस्ट उनके लिए ही है और वो वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर आया है द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लिचन। नाउ लिचन होता है जो फंजाई होती है, जो काई होती है। लाइक ये ट्री है हमारा, यहाँ पर इसके ट्रंक पे आपने देखा होगा काई, जगह 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 काई, ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की मोटी मोटी सी परत जम जाती है। दैट इज कॉल्ड लिचन। लिचन और लीव्स, इनकी अपनी एक स्मेल होती है। जो इनकी स्मेल है ऐसा लग रहा है कि वो वॉइस बन के कमरे से बाहर आ रही है। तो ये लीव्स एंड लिचन, यहाँ पर पोइटिस ने कोई भी पार्ट ट्री का नहीं छोड़ा है, ठीक है। ट्री का जो मीन्स उससे रिलेटेड जो इनबिल्ट पार्ट है, जो ट्री का ही पार्ट है, या ट्री से रिलेटेड जो पार्ट है उनको भी बताया है कि जो लीव्स हैं, जो लिचन है, यानी कि जो ट्री है, यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है पूरे ट्री को। पूरा ट्री है वो ऐसा लग रहा है, उसकी स्मेल है वो वॉइस बनकर बाहर आ रही है कि मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मुझे इस ग्लास हाउस से, मुझे इस कन्फाइनमेंट से बाहर निकालो। सेम ऐसे ही जो फीमेल हैं उनको बोला गया है कि जो फीमेल है, जो अभी भी घर के अंदर है, चार दीवारी के अंदर हैं, उनकी जो स्मेल है, स्मेल इज कॉल्ड फेमिनिज्म। उनकी जो फेमिनिज्म है, उनकी जो अनटोल्ड थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग है, वो कह रही हैं कि हमको भी बाहर आना है, हमको भी बाहर निकालो। Now stanza number 4. My head is full of the whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flash now in the crown of the tallest oak. Oak is a kind of tree, ठीक है। oak एक तरह का ट्री होता है, जैसे पीपल बैनियन ट्री होते हैं, सेम ऐसे ही oak एक ट्री होता है। यहाँ पर भी जो माए आया है वो पोइटिस के लिए आया है। वो कहती है कि जो मेरा हेड है वो पूरा फुल है, यानी कि वो पूरा भरा हुआ है। किस चीज़ से भरा हुआ है? विस्पर्स से भरा हुआ है। विस्पर्स आप बोल सकते हो लो साउंड।
लो साउंड ऑफ योर इनर वॉइस, आपके अंदर की आवाज़ जो आप सुन सकते हो, जो आप अपनी एक्चुअल आवाज़ में बाहर सुनाना चाहते हो, जो कल साइलेंट हो जाएगी। जो मेरा विस्पर है, जो आज है लेकिन कल वो चुप हो जाएगा, उसको सुनो। तो यहाँ पे ट्रीज़ के फॉर्म में कहा जाए तो ट्री जिस तरह से उनकी स्मेल उनकी वॉइस फॉर्म में बाहर आ रही है, सेम ऐसे ही जो वॉइस है वो बहुत लो साउंड है। अगर आप उसको सुन सकते हो तो सुनो, क्योंकि कल ये शांत हो जाएगी। शांत हो जाने से मतलब कल ट्री वैसा नहीं रहेगा। अगर ये ट्री को आप ग्लास हाउस में अंदर ही रखोगे तो ये ग्रो नहीं करेगा, ये मर जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। तो आज अपनी ये स्मेल बिखेर रहा है, इसको वॉइस बन के बाहर निकाल रहा है, जो लो साउंड में है कि मेरी आवाज़ सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि कल मैं साइलेंट हो जाऊँगा। सेम ऐसे ही जो वुमेन है, अगर आप टालते रहोगे कि हाँ आई विल स्टार्ट डूइंग दिस, आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल गो एंड स्टार्ट फेसिंग द वर्ल्ड, ये एक दिन ये जो आपकी एनर्जी है, जो पैशन है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो वुमेन की जो आवाज़ है, जो पैशन है, उसको समय रहते ही बाहर लाना और उसको प्रूव करना ज़रूरी है। जो ग्लास है वो ब्रेक हो रहा है, यानी कि अब ट्री का जो एक एक पार्ट है वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो एफर्ट कर रहा है टू कम आउट फ्रॉम दैट ग्लास हाउस। तो अब जो ग्लासेस हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। सेम ऐसे ही जो फीमेल है वो अपने राइट्स के बारे में जान रही हैं और वो बाहर निकल रही हैं घर की चार दीवारी से। मीन्स दे आर कमिंग एज अ वर्किंग वुमेन। वो घर के अलावा बाहर के काम भी कर रही हैं, तो घर की चार दीवारी को वो तोड़ रही हैं। जो ट्री है वो स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ स्टम्बल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बैंड कर रहे हैं, स्टैगर्ड कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से वो घर में है और कन्फाइनमेंट में है। तो इसीलिए वो कैसे कर रहे हैं, वो स्टैगर्ड फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो स्टैगर्ड या अनबैलेंस। तो अगर जो कोई भी जो वुमेन है वो पहली बार अगर घर से बाहर निकली है तो उसको नहीं पता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होगी कि किस तरह का माहौल होगा। वो कभी उस माहौल में आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं गई है, कभी भी उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, वर्क नहीं किया। एज अ वर्किंग वुमेन शी इज़ स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, तो ऑब्वियसली शी वॉज फीलिंग सम अनकंट्रोल्ड और अनबैलेंस्ड। तो सेम ऐसे ही जो ट्री हैं वो अनकंट्रोल वे, मतलब उन्होंने दीवारें तोड़ दी हैं, वो बाहर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं लेकिन थोड़े से अनबैलेंस हैं, रात में जा रहे हैं। जो विंड है वो बहुत तेज़ी से चल रही है उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे विंड्स को आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी किसके लिए? वुमेन के लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा नहीं आती। जब वो आती हैं आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा और आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, आपको नर्वसनेस होगी, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं आपसे मिलने के लिए। जो मून है इट्स ब्रोकन लाइक अ मिरर। यहाँ पे मून बताया गया है कि जो ब्रोक है वो लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश इनटू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक जैसे मैंने बताया, ओक इज़ अ काइंड ऑफ ट्री। तो आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हो, ये ट्री है, इसके पीछे जो मून की शाइन बताई गई है। तो जहाँ जहाँ पे ट्री की ब्रांचेस आ रही हैं वहाँ पे मून की शाइन नहीं दिख रही है। तो ये क्या बताया गया है, जो ओक ट्री है वो एक तरह से शेडो का काम कर रहा है, लेकिन जो मून है, मून की जो शाइन है फिर भी वो जगह बना लेती है उसकी ब्रांचेस में। जहाँ जहाँ पे जगह है वहाँ से मून की शाइन बाहर आ रही है। सेम ऐसे ही ट्री वुमेन के बारे में बताया गया है कि वुमेन जो है वो बहुत सारे कन्फाइनमेंट में, रूल्स एंड रेगुलेशन में रहती हैं, ऑपरेशन में रहती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर आने के लिए तैयार हैं। जो उनकी स्किल हैं, जो उनके पैशन है, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। और इतनी कन्फाइनमेंट के बाद भी वो जो डिज़ायर्स हैं, जो पैशन है, वो शाइन कर रहा है उन कन्फाइनमेंट के थ्रू। तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे जो ओक ट्री दिखाया गया है तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज़ लाइक अ बाउंड्री। ठीक है, अगर इसको बाउंड्री की तरह दिखाया गया है तो ये जो है ये है कैपेबिलिटीज़। आपकी कैपेबिलिटीज़ को शो कर रहा है, आपकी स्किल्स को शो कर रहा है। ठीक है, आप में जितनी भी स्किल्स हैं, अगर आप में गुण हैं तो वो शाइन होके बाहर आएंगे। कहीं जहाँ जहाँ कन्फाइनमेंट है वहाँ नहीं, लेकिन छन कर आपके जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाहर आएगी। मतलब आपकी कैपेबिलिटीज़ को, स्किल को मौका ज़रूर मिलेगा। और जो टॉलेस्ट ओक ट्री है, मतलब बहुत बड़ा जो ट्री है, वो उसने जहाँ जहाँ पे उसकी ब्रांचेस हैं, उसकी शेडो है, वहाँ चांद की रोशनी को रोक लिया है। बट यहाँ पर जो मून है वो किसकी तरह ब्रोक हो गया है? लाइक अ मिरर। जिस तरह से मिरर, यानी कि जो बताया गया है कि मून ब्रोक हो गया है लाइक अ मिरर, मतलब मिरर जिस तरह से ब्रोक हो जाता है
यहाँ पे मिरर के लिए बोला है कि जैसे कि आपका सेल्फ टूट जाता है, आपका रिफ्लेक्शन टूट जाता है। मिरर बोल सकते हो आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ, आपका सेल्फ इमेज हुआ। तो जैसे कि मून है, मून को मानो कि हाँ ये आपका रिफ्लेक्शन है जो आप अपने मून में मून के आगे खड़े होकर देख रहे हो, और जो आप पीसेस में बट गया, यानी कि मून यहाँ से आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ पे ये टॉल ओक ट्री आ गया है वहाँ पे मून ऐसा लग रहा है कि वो पीसेस हैं वो ब्रेक हो गया है। जहाँ पर टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उसका मतलब है कि ये ब्रोक हो गया है। तो यहाँ पे ये कंपेयर किया गया है कि जो फीमेल हैं जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखती हैं, जब खुद को देखती हैं चांद की रोशनी में, अपॉर्चुनिटीज़ या आउटर वर्ल्ड जो है उनका इंतज़ार कर रहा है, उस रोशनी में अपने आप को जब देखती हैं तो उनको जो बाहर का वर्ल्ड है वो शाइन है, वो उनको बुला रही है कि वो बाहर जाएंगे, लेकिन उनकी जो कन्फाइनमेंट है, जो बाउंड्रीज़ हैं वो उनको रोकती हैं। लेकिन फिर भी जो शाइन है वो कैसे भी करके बाहर आ रही है, और वो एक टूटी हुई है लेकिन एक शाइन के फॉर्म में दिख रही है, जिसको टॉलेस्ट ट्री ने रोका हुआ है। ठीक है, तो ये इमेज इसके लिए पूरी अच्छी तरह से ये डिपिक्शन करती है कि किस तरह से अपने रिफ्लेक्शन को वो चांद की रोशनी में बाहर के वर्ल्ड में है वो देख रही हैं, जिसको कि जो कि प्लीसेस में दिख रही है, लेकिन फिर भी वो एक फ्लैश है जो एक क्राउन, इन द क्राउन फॉर्म में दिख रही है। क्राउन इज कॉल्ड, मतलब लग रहा है कि हाँ व्हेन यू विल गो देन एग्जैक्टली यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। जो बाहर है, बाहर की दुनिया है, वो आपका इंतज़ार कर रही है और वहाँ आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपको आशा है। पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं, उससे पहले देखते हैं राइम स्कीम। नाउ राइम स्कीम इसमें कोई भी नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी कि कोई भी वर्ड एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा। फॉरेस्ट, डेज, सिट, हाइट, शेडो, नाइट्स एंड मॉर्निंग, पूरी ही जो पोम है वो एक तरह से वर्स फॉर्म में लिखी गई है, लेकिन फ्री वर्स में है, कोई भी राइम स्कीम नहीं है। फर्स्ट स्टेंजा की पोइटिक डिवाइस देखते हैं। सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन। द पोइट हैज पर्सोनिफाइड द सन बाय यूजिंग बरी फीट फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे बरी फीट के लिए लिखा है कि भाई सन जो है, सन की रेज बड़ी हो रही है, यानी कि सन को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका इंजाबमेंट। द सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पॉजिंग। द फॉरेस्ट दैट वाज सिट ट्री बाय मॉर्निंग। यहाँ तक आप देखो, यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद जितनी भी ये लाइनें आ रही हैं लास्ट तक फुल स्टॉप से पहले कोई भी पॉज नहीं है, तो इंजाबमेंट होगा। नेक्स्ट है एनाफोरा। इसमें रिपीटेशन हुआ है सेम वर्ड का इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव लाइन। नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी फीट इन शेडो, नो एंड नो, फर्स्ट वर्ड इज सेम। नेक्स्ट है आपकी इमेजरी। द पोइट हैज यूज्ड kinesthetic imagery by giving us the visual description throughout the stanza। पूरे ही स्टैंजा में आपको विजुअल डिस्क्रिप्शन मिलता है, कहाँ पे ट्री की इमेज आ रही है, कहाँ पे फॉरेस्ट एंड बर्ड्स, इंसेक्ट, सबकी विजुअल इमेज हमारे दिमाग में बनती है, यानी कि इमेजरी लिटरेरी डिवाइस होगा। स्टैंजा नंबर 2 में सबसे पहले है आपका इंजाबमेंट। बिना किसी पंक्चुएशन के जो पूरा स्टैंजा है वो आया है। यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन लाइन नहीं दिख रही है, ये फुल स्टॉप है और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप है, बीच में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सिम्बली। इसमें पोइट इज कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर द ट्रीज न्यूली डिस्चार्ज पेरेंट्स यूजिंग लाइक। ठीक है, तो ये लाइन जो है हमारी लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेरेंट, यहाँ पे लाइक वर्ड आया है और जहाँ पे लाइक या एज वर्ड आते हैं वहाँ पे सिम्बली होता है। पर्सोनिफिकेशन पूरी पोम में है, इसमें भी है। पोइट हैज पर्सोनिफाइड द ट्विग्स एंड बोस, छोटी छोटी ब्रांचेस और बिग ब्रांचेस को पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट आता है आपका इमेजरी। द पोइट हैज यूज्ड इमेजरी बाय गिविंग द टेक्टाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्मॉल ट्विग्स स्टिफ एक्सेप्शन। नाउ एक्सर्शन, ये टेक्टाइल सेंस आपकी आ रही है, जहाँ पे जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। टेक्टाइल जो सेंस है वो आपका किस सेंस से रिलेट करता है, वो आपका स्किन सेंस से रिलेट करता है, जो कि आता है टच से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इमेजरी आ रहा है, आपका इमेजरी का कौन सा पार्ट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, टेक्टाइल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, जहाँ पे बताया गया है कि ट्विग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग हार्ड वर्क। थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट है आपकी इंजाबमेंट। द सेंटेंसेस आर कॉन्टिन्यूड थ्रू आउट द स्टेंजा, पूरे स्टेंजा में ही कॉन्टिन्यू हुए हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। यहाँ पे 4 लाइन के बाद और यहाँ पे 3 लाइन के बाद पंक्चुएशन मार्क है। नेक्स्ट आता है आपका एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। सबसे पहले देखते हैं एल। एल आया है लॉन्ग लेटर्स, यहाँ पे एल का रिपीटेशन। एफ आया है फॉरेस्ट फॉर्म, एफ का रिपीटेशन। एस इन स्काई स्टिल, एस का रिपीटेशन।
L again in leaves and lichens LL. ठीक है, तो ये होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा imagery. Imagery आया है, poet has used imagery by giving a description about the scene. Night is fresh, the whole moon shines. ये क्या है? विजुअल सेंस. आप देख सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ रात है और मून शाइन कर रहा है. ए स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स, ये ऑल फैक्ट्री सेंसेस है. ठीक है, अभी हमने टेक्टाइल सेंसेस पढ़ा था, उसके बाद ये विजुअल सेंसेस है जिसको देखते हैं. ऑल फैक्ट्री सेंसेस इज रिलेटेड विद स्मेल. ठीक है, तो ये सारी जितनी भी इमेजरी जो भी सेंसेस होता है ना, उसमें इमेजरी लिटरेरी डिवाइस आ जाती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सेंसेस हैं आपकी परसीवेंस की, स्मेल, टच, ठीक है, विजुअल, वो सारी इसमें आ जाती हैं. एंड टेस्ट एज वेल. आपकी फोर्थ स्टैंजा की फर्स्ट डिवाइस है सिमली. द पोइट हैज कंपेयर्ड मून टू अ ब्रोकन विंडो यूजिंग लाइक. ठीक है, लाइक द ब्रोकन विंडो यहाँ पर आया है. ये मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. मिरर जिसमें फीमेल अपना रिफ्लेक्शन देखती है, जहाँ जहाँ वो होती हैं बाउंड्रीज, वहाँ पे मिरर टूटा हुआ दिखाई देता है. सेम ऐसे ही जो मून है, बिकॉज ऑफ द शेडो ऑफ दैट ओक ट्री, वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है. तो ये सिमली लाइक के यूज के साथ किया गया है यहाँ पर. नेक्स्ट है आपका इंजैबमेंट. पूरे थ्रू आउट द स्टैंजा बिना पॉज के लाइंस आई हैं. और नेक्स्ट आता है आपका इमेजरी. इसमें ऑडिटरी स्टैंजा. ठीक है, ऑडिटरी सेंस को यूज किया गया है. हेड इज फुल ऑफ whispers. whispers is a sounding word. आप सुन सकते हो, लो साउंड हो या हाई साउंड हो, कैसी भी साउंड हो आप उसको सुन सकते हो. तो ये ऑडिटरी हो गई, जो किससे रिलेटेड होती है? आपकी हियरिंग से रिलेटेड होती है. ठीक है, तो चारों तरह की सेंसेस यहाँ पर आ जाती हैं. ऑल्फैक्टरी, देन टेक्टाइल, देन विजुअल, एंड द लास्ट वन इज हियरिंग. तो इस स्टैंजा में आपको हेड इज फुल ऑफ विस्पर. विस्पर क्यों है? क्योंकि विस्पर जो है वो एक साउंड वर्ड है. ठीक है, ये कौन सा है? साउंड वर्ड है. इसीलिए जो भी साउंड वर्ड आएगा वहाँ पे आप ये ऑडिटरी यानी कि इमेजिनरी लिटरेरी डिवाइस लिख सकते हो. Okay, we have completed with the poetic devices as well. I hope it is clear to you. Now we move on towards the extract based question. The trees inside are moving out in the ants forest, the forest that was empty all these days where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow, the forest that was empty all these night will be full of trees by morning. What does the poet mean by empty forest and why it is empty? Because all the trees, all the plants are confined in the विद इन द ग्लास. यानी कि जितने भी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हम लोग घर के अंदर लगाने लगे हैं. इसीलिए जो फॉरेस्ट है, जो उनका एक्चुअल एरिया है, और वो क्या है, वो कैसा है? एम्प्टी हो गया है. No sun bury its feet in the shadow. Explain this line. इसका मतलब है कि जो भी सन रेज आती है, the sun rays that is coming, that is not going or under the root of that tree. Why? Because that tree is uprooting from that veranda. Which word of the stanza means unoccupied? कौन सा word है जो इस stanza में unoccupied मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं हो, मतलब वो जगह खाली है. तो सिंपल empty हो जाएगा इसका similar word या synonym. Now how will the empty forest be full of trees by morning? कैसे होगा जो फॉरेस्ट अभी तक खाली था? क्यों खाली था? क्योंकि जितने भी ट्रीज थे वो कन्फाइंड हो गए थे 4 वॉल्स और अंडर द रूफ. इसीलिए जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट जो ट्रीज की शेडो हैं वहाँ जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज नहीं बचे थे. फॉरेस्ट में जो भी सन रेज आ रही हैं वहाँ पे ट्रीज नहीं है, तो वो डायरेक्ट कहाँ जा रही हैं? ट्री की शेडोज में जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल ट्रीज नहीं बचे हैं. लेकिन सुबह होते होते ही वो जो ट्री है वो एम्प्टी नहीं रहा है. वाई? बिकॉज नाइट में जो ट्रीज के एक एक पार्ट है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड दे हैव just disconnected themselves and going towards the forest. उन्होंने अपने आप को वहाँ से डिस्कनेक्ट करके फॉरेस्ट की तरफ मूव किया है. My heart is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flash now in the crown of the tallest oak. जो विस्पर्स है, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड द विस्पर्स बी साइलेंट टुमारो? जो विस्पर है, जो ट्री थोड़े धीरे धीरे बात कर रहे हैं, अपनी स्मेल से, अपनी लो वॉइस से बात कर रहे हैं, वो कल क्यों साइलेंट हो जाएगी? क्योंकि कल वो जो ट्री है वो वहाँ पर नहीं रहेंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. और सेम ऐसे ही जो फीमेल हैं आज जो बहुत नर्वसनेस फील कर रही हैं, जो अभी भी हेजिटेट कर रही हैं, वो कल निकल जाएंगी टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड. Why the trees are stumbling? क्यों मूव कर रहे हैं? Because they are heading towards the forest. क्योंकि वो अब उस ग्लास वॉल को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं.
Which word in the stanza means same as quiet? So quiet is called silent. ठीक है, ये इसका similar meaning है. Which poetic device has been used in the 6th line of the stanza? 6th line आपकी ये है, its pieces flesh now in the crown of the tallest oak. Its pieces flesh now in the crown of the tallest oak. यहाँ पे assonance का यूज हुआ है क्योंकि the repetition of the vowel sound is coming here. ई का रिपीटेशन हो रहा है, ए का रिपीटेशन हो रहा है, ओ का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस लाइन में हमारा आ जाता है एसोनेंस. ठीक है, यहाँ पे एसोनेंस है 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन हमारी ये होगी, नॉट दिस बट इस लाइन में एसोनेंस है. और इस लाइन में द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, लाइक ही हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पर हमारा कौन सा है? सिमिली. सिमिली लिटरेरी डिवाइस है हमारे इस 4th क्वेश्चन के आंसर में. Now short questions देखते हैं. Where are the trees at present? What do their roots and leaves do? At present the trees are in the house and the roots try to free themselves from the cracks of the veranda floor and leaves make efforts to move towards the glass, perhaps in search of the light. The small branches become stiff as they try to pull themselves towards the light. तो जो ट्री है वो अभी कहाँ है? वो अभी घर के अंदर है, छत के नीचे है, और ऐसा लग रहा है कि वो बाहर निकलना चाहता है उस वरांदा के फ्लोर से जहाँ पे वो लगा हुआ है. उसके अलावा जो ट्री के और पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो सभी बाहर निकलना चाहती हैं, उस ग्लास को तोड़ना चाहती हैं, वो लाइट में, वो फ्रेश एयर में आना चाहती हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है. Next question, how does the poet describe the night? How does she feel? It is night time. The night is fresh. In the open sky, the full of moon is shining. The poet feels the smell of the leaves and lichens reaching inside the room. Her head is full of whispers, but she thinks that the next day these whispers will be साइलेंट. तो जो नाइट है वो कैसी है? नाइट है वो बहुत फ्रेश है, बाहर जो है वो ओपन स्काई है, मून शाइन कर रहा है उस स्काई में, और पोइट जो अंदर बैठकर अपनी थॉट्स लिख रही है एक लेटर के फॉर्म में, उसको स्मेल आ रही है इन द फॉर्म ऑफ द वॉइस एज द ट्रीज द पार्ट ऑफ द ट्रीज आर कन्वर्सिंग. वो किस तरह का कन्वर्स कर रहे हैं? वो स्मेल कर रहे हैं, लीव्स और लिचन की स्मेल या वॉइस आ रही है, इसीलिए उसके जो फुल ऑफ हेड है, जो उनका हेड है वो विस्पर्स से भरा हुआ है. छोटी छोटी जो लो साउंड है उनके थॉट्स वो बाहर आ रहे हैं जो कल नहीं होंगे, क्योंकि जो आज स्मेल आ रही है, जो वॉइस आ रही है ट्री की, ये ट्री आज नहीं होंगे क्योंकि कल ये फॉरेस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, इसीलिए कल ये जो विस्पर्स हैं वो साइलेंट हो जाएंगी. यानी कि यहाँ पे फीमेल का देखा जाए तो जो फीमेल आज कन्फाइंड है अपने घर में वो कल नहीं रहेंगी, बिकॉज वो भी कल कोशिश करके और हिम्मत करके बाहर निकल जाएंगी. Departure is painful, so is the departure of the trees for the poet. What will happen after their departure? अब यहाँ पे एक ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो इसमें हाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोम. तो आप इसमें पोम का भी लिख सकते हो और उसके बाद जो आपकी खुद की ओपिनियन है आप उसको दे सकते हो अबाउट द डिपार्चर. Just like the departure of someone close to us painful, so as the departure of the tree. When they are planted as a sapling, they took nice and enhanced the beauty of our surroundings. But as they grow and spread out their branches, they look wild and require more space to their growth. The roots create cracks in the floor and the leaves stretch out if to move towards the glass, perhaps in the need of the sunlight. The soft twigs become the strong and stiff, so the trees need to be removed from the house. No more do the leaves cover the sky, but the trees breathe and they are welcomed by the wind. The moon resembles a broken mirror reflecting off the leaves. The poet reveals that she will feel lonely after the tree's departure. डिपार्चर हमेशा ही दुख देता है, ठीक है, किसी चीज़ का हो या किसी पर्सन का हो, लेकिन डिपार्चर इज द इंडिस्पेंसिबल कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द लाइफ. आप इसको नहीं टाल सकते हो. जैसे आपने जो छोटा सा प्लांट किया था, सैपलिंग. सैपलिंग होता है वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत छोटा सा जो हमने प्लांट लगाया था, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको बहुत सारे एक्सपोजर चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए जानने के लिए, सेम ऐसे ही जो ट्री है अब वो बड़ा हो रहा है, वो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, वो अब दिखने में वाइड लग रहा है, इसीलिए उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, जो और इसीलिए वो उसके लिए कोशिश कर रहा है. जहाँ पे जिस फ्लोर में वो लगा हुआ है उसकी जो रूट्स हैं वो बाहर आना चाह रही हैं, इसीलिए उस फ्लोर में क्रैक आ जाते हैं
जो उसकी लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, वो बाहर की तरफ, ग्लास की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं कि उनको सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए। जो एयर है वो भी बाहर उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। जो छोटे छोटे बहुत नॉर्मल या बहुत डेलिकेट से ट्विग्स थे, जो सॉफ्ट थे, अब वो स्ट्रांग और स्टिफ हो चुके हैं। अब उनको उस घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, लेकिन जिससे कि वो बाहर जाकर सांस ले सकें। जो विंड है वो भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। जो मून है वो किस तरह से लग रहा है, ब्रोकन मिरर की तरह लग रहा है, क्योंकि जब ट्री बहुत छोटा सा था तब वो मून को कवर नहीं कर सकता था, बट अब ये बहुत बिग बन गया है, ये एक बहुत बड़े ओक ट्री में कन्वर्ट हो गया है, जिसने मून की शाइन को ढक लिया है। मतलब क्या होगा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब फीमेल की अपने राइट्स को पहचानने लगती हैं, तो वो कन्फाइनमेंट में नहीं रह सकती, उनको एक्सप्लोर करने के लिए फ्रीडम चाहिए, बहुत बड़ा आसमान चाहिए। तो वही यहाँ बताया गया है कि उस हालत में उस ट्री को आप घर में नहीं रख सकते। और पोइट यहाँ पे क्या बता रही हैं कि जब दो ट्री वहाँ से चले जाएंगे, डिपार्ट कर जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी, क्योंकि जब ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू पुट दैट ट्री इन योर हाउस। बहुत बड़े पेड़ को हम घर में नहीं रख सकते हैं। These are the word meanings, and at last here it is given the summary. So here again another poem we have finished in this video. I hope it is clear line by line with the poetic devices. Try to explain the poetic devices yourself. With this I'm ending video here. I'll meet you with the next video next time. Till then, take care of your studies.